नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विकास अग्रवाल और स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल कॉमर्स बियॉन्ड बुक्स में। दोस्तों, आज हम जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं वो चैप्टर थ्योरी के हिसाब से तो इम्पोर्टेंट है ही, और जो भी हम आगे न्यूमेरिकल टॉपिक्स में परफॉर्म करेंगे वहाँ कहीं ना कहीं इसका यूज़ ज़रूर आना है। तो ये चैप्टर थ्योरी वर्सेस न्यूमेरिकल दोनों के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। और इस चैप्टर की सबसे खास बात कि यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम में या सीए, सीएस, सीएमए के एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन 100% आते हैं। तो मैंने ये वीडियो स्पेशली सिर्फ इसी टॉपिक के लिए तैयार करा गया है और जिस पर आप लोग ध्यान से फोकस करें। तो इस चैप्टर का नाम है एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स। एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स। अब इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कहीं भी एग्जेम्पशन नहीं दिया है, कहीं भी एग्जेम्पशंस के नाम से नहीं ये चीज है। उसको कहा गया है वहां पर इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, यानी जो टोटल इनकम का पार्ट नहीं मानी जाती हैं। इस इनकम की हम चर्चा आज करेंगे। इन अदर वर्ड्स, दीज इनकम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, यानी जो इनकम्स की हम या जो एग्जम्पशंस की हम लोग बात करेंगे उसको टोटल इनकम के कंप्यूटेशन में ऐड नहीं करा जाता है। ये इनकम या एग्जम्पशंस हमारे सेक्शन 10 के अंतर्गत आते हैं। आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। ये एग्जम्पशन सेक्शन 10 के अंदर कवर होते हैं, सेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो आगे बढ़ने से पहले हम दो वर्ड्स का डिफरेंस यहां पर समझेंगे, एग्जम्पशंस वर्सेस डिडक्शन। अब एग्जम्पशंस और डिडक्शन होता क्या है अगर हम इसको समझेंगे, क्योंकि आगे हमारे जितने भी हेड हम इनकम के कवर करेंगे उनमें इन दोनों वर्ड्स का यूज बहुत आने वाला है। तो एग्जम्पशंस मींस जो इनकम एग्जेम्प्ट है, यानी जिस इनकम को हम शो ही नहीं कर रहे हैं, दिखा ही नहीं रहे हैं कंप्यूटेशन में। और डिडक्शन मींस इनकम हमने ऊपर कंप्यूट करी है लेकिन लास्ट में आके उसमें से कुछ डिडक्शन हम अलाउड कर रहे हैं। इट मींस एग्जम्पशंस को हम लोग दिखाएंगे ही नहीं और डिडक्शंस को लास्ट में टोटल इनकम के कंप्यूटेशन में लेस करा जाएगा। तो दोस्तों, ये सेक्शन 10 के बहुत सारे एग्जम्पशंस, हर एक पर्सन के हिसाब से अलग अलग एग्जम्पशंस मौजूद हैं, लेकिन यहां मैंने जो एग्जम्पशंस कवर करे हैं वो आप सबके नॉलेज एनहेंसमेंट के संग संग आपके प्रीवियस पेपर्स को ध्यान में रखते हुए भी कवर करे हैं। और इसको आसान बनाने के लिए, देखिए एग्जम्पशंस तो बहुत सारे हैं, इसको आसान बनाने के लिए हम 5-5 के ग्रुप में इसको पढ़ेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला एग्जम्पशन है हमारा एग्रीकल्चरल इनकम, सेक्शन 10(1). दोस्तों, इसको आप साथ साथ नोट भी करते हुए चलिए, आपकी बहुत अच्छी लिस्ट मैं आज तैयार करवा दूंगा जो आपके काम आएगी। तो पहला हमारा एग्जम्पशन है एग्रीकल्चर इनकम। तो भाई, एग्रीकल्चर इनकम वो होती है जो हम एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिसीव करते हैं। तो एग्रीकल्चर इनकम को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक इंडिया की एग्रीकल्चर इनकम और एक इंडिया से बाहर की। तो जो इंडिया की एग्रीकल्चर इनकम होती है वो एग्जेम्प्ट होती है, और इंडिया से बाहर की अगर एग्रीकल्चर इनकम है तो वो टैक्सेबल होती है। तो दोस्तों, इसमें एक बात समझनी है, जो इंडिया की इनकम हम एग्जेम्प्ट कर रहे हैं उस पर इनडायरेक्टली टैक्स लगता है, वो हम आगे बात करेंगे। और पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ टैक्स एक टर्म है, पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ टैक्स, उस प्रोसेस के थ्रू उस पर टैक्स लगता है। लेकिन यहां हम सिर्फ इसको समझेंगे कि एग्रीकल्चर इनकम हमारी सेक्शन 10(1) के अंदर एग्जेम्प्ट है, जो इंडिया के अंदर रिसीव हो रही है। एग्रीकल्चर इनकम पे मैंने एक अपना अलग से वीडियो बनाया हुआ है जो आप वहां पर देख सकते हैं। दूसरी एग्जेम्पशन है मेंबर शेयर इन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, सेक्शन 10(2). इसको थोड़ा कंसेप्ट समझने की कोशिश करिए। मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था HUF एक पर्सन की कैटेगरी में आता है जिसमें पूरी फैमिली एक जॉइंट बिजनेस कर रही है और उसका असेसमेंट कैसे हो रहा है एज ए HUF। अब HUF ने अपनी इनकम पर टैक्स दिया और टैक्स बचने के बाद जो प्रॉफिट बचा, मेंबर शेयर, वो सारे मेंबर्स ने आपस में बांट लिया, वो हमारा एग्जेम्प्ट होगा।
क्यों एग्जेम्प्ट होगा? क्योंकि एक इनकम पर दोस्तों एक ही बार टैक्स लगता है, उस इनकम पर ऑलरेडी टैक्स पे हो चुका है। कैसे? एज ए एचयूएफ उस पर टैक्स दे चुका है। टैक्स बचने के बाद, टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट बच रहा है वो प्रॉफिट एचयूएफ के मेंबर्स में बांटा जा रहा है, जो उनके हाथ में फुली एग्जेम्प्ट होगा। तीसरी हमारी इनकम है या तीसरा एग्जेम्पशन है शेयर ऑफ प्रॉफिट इन ए पार्टनरशिप फर्म, सेक्शन 10(2)(a। अब सेक्शन 10(2)(a) के अकॉर्डिंग क्या है भाई? पार्टनरशिप फर्म के अकॉर्डिंग हम अपना बिजनेस एसेस करते हैं, यानी जो हमारा बिजनेस फर्म है वो क्या है? बिजनेस फर्म, पार्टनरशिप फर्म। हमारा टैक्स जो पे हुआ वो पार्टनरशिप फर्म ने टैक्स पे कर दिया, और टैक्स पे करने के बाद वो सारा हिस्सा किसको मिल गया? पार्टनर्स को। पार्टनर्स ने आपस में बांट लिया, तो उस पर ऑलरेडी एक बार टैक्स पड़ चुका है, अब दोबारा उस पर टैक्स नहीं कटेगा, तो ये क्या होगा? एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(2)(a। चौथा हमारा इनकम आती है या एग्जेम्पशन आता है, दैट इज लीव ट्रैवल कंसेशन। दोस्तों ये इसका पूरा डिटेल्ड स्टडी हम करेंगे सैलरी चैप्टर में। यहां कुछ एग्जेम्पशन ऐसे आएंगे जो अलग अलग हेड वाइज हैं, ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश करिए। कुछ हेड ऐसे हैं जिनका डिटेल हम उस हेड को जब पढ़ेंगे उस समय वहां पर करेंगे, यहां सिर्फ हम अपना थ्योरी कंसेप्ट क्लियर करने के लिए समझ रहे हैं। तो लीव ट्रैवल कंसेशन इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(5). अब ये लीव ट्रैवल क्या होता है? एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को साल में एक बार या 2 साल में एक बार ये कहता है कि जाओ भाई तुम बाहर जाके घूमो और घूमो फिरो, होटल में स्टे करो, उसका खर्चा आपको कौन देगा? कंपनी देगी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन देगी। वो कहलाया जाता है लीव ट्रैवल कंसेशन, और वो एग्जेम्प्ट होता है। वही चीज यहां आई है, लीव ट्रैवल कंसेशन एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(5). फिफ्थ आइटम है टैक्स पेड बाय गवर्नमेंट ऑन रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। अगर गवर्नमेंट कोई टैक्स पे कर रही है, रॉयल्टी और फीस जो उसने प्रोवाइड करी है किस चीज के लिए? टेक्निकल सर्विसेज के लिए, तो वो क्या होगी? एग्जेम्प्ट सेक्शन 10(6)(a) में। दोस्तों सेक्शन आपको बहुत याद रखने हैं, बहुत अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि कई बार ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में सेक्शन जरूर पूछे जाते हैं। तो ये हमारा 5वां पॉइंट था सेक्शन 10(6)(a) में। हमारा छठा एग्जेम्पशन है अलाउंस और परक्यूजिट पेड आउटसाइड इंडिया अंडर सेक्शन 10(7). यानी अगर गवर्नमेंट अपने किसी एम्प्लॉय को इंडिया के बाहर भेजती है जॉब करने के लिए और उसे कोई अलाउंस और परक्यूजिट देती है, तो उस एम्प्लॉय को जो भी अलाउंस या परक्यूजिट मिलेगा वो एग्जेम्प्ट होगा, वो उसकी इनकम का पार्ट नहीं माना जाएगा अंडर सेक्शन 10(7). नेक्स्ट है हमारा डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी। अब ये ग्रेचुटी हमारा कहां का कंसेप्ट है बच्चों? ये हम लोग पढ़ेंगे सैलरी हेड में। मैंने आपसे कहा हम अलग अलग 5 हेड के एग्जाम्पशंस को एक साथ शुरू में इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम जब हेड अपने शुरू करें तो हमें पता हो कि इसका एग्जाम्पशन हमको कहां मिलना है, कौन से सेक्शन का यूज होना है। डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी, यानी अगर किसी एम्प्लॉय को ग्रेचुटी मिलती है डेथ होने के बाद उसकी फैमिली को या रिटायर होने के बाद खुद उसको, तो वो किन्हीं कंडीशन के साथ साथ एग्जेम्प्ट होती है सेक्शन 10(10) में। नेक्स्ट है कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। देखो दोस्तों, अगर कोई एम्प्लॉय अपनी पेंशन को कम्यूट करा लेता है, कम्यूट कराने का मतलब क्या होता है कि इकट्ठा एक संग रिसीव कर लेता है, तो भी वो किन्हीं कंडीशंस के साथ एग्जेम्प्ट होती है सेक्शन 10(10)(a) में। नेक्स्ट इज लीव इनकैशमेंट। लीव इनकैशमेंट क्या होता है दोस्तों कि अगर कोई एम्प्लॉय अपने टाइम ड्यूरेशन में यानी अपने जॉब के ड्यूरेशन में जो छुट्टियां उसे मिलती हैं वो नहीं लेता है, तो वो अपनी लीव को इनकैश करा सकता है। इनकैश करा सकता है, उसका इकट्ठा पैसा उसको मिल जाएगा। ये भी किन्हीं कंडीशन के साथ एग्जेम्प्ट होता है सेक्शन 10(10)(a) में। नेक्स्ट है हमारा वर्कमैन्स रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, यानी किसी एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर छटनी के कारण हटा रहा है
और उसको कंपनसेशन दे रहा है, ये भी किन्हीं कंडीशंस के साथ एग्जेम्प्ट होता है सेक्शन 10(10)(b) में। तो दोस्तों ये जो हम ये वाले 5 हेड देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कोरिलेट है किस हेड के साथ? इनकम फ्रॉम सैलरी के साथ। इनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम इनकम फ्रॉम सैलरी में पढ़ेंगे। यहां हम क्या पढ़ रहे हैं कि क्या क्या चीजें एग्जेम्प्ट होती हैं या जो इनकम का पार्ट नहीं होती है। अगला पॉइंट है हमारा कंपनसेशन अंडर भोपाल गैस लीक डिजास्टर एक्ट 1985। यानी अगर किसी इंडिविजुअल को, किसी पर्सन को भोपाल गैस डिजास्टर के अंदर कोई कंपनसेशन मिला हुआ है, जिसका एक अलग से एक्ट बनाया गया है, भोपाल गैस लीक डिजास्टर एक्ट 1985, तो उससे जो भी पैसा उसको मिलेगा वो एग्जेम्प्ट होगा सेक्शन 10(10)(b) के अंदर। नेक्स्ट इज कंपनसेशन ऑन डिजास्टर। आपने देखा होगा कि बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, अचानक से किसी की डेथ हो गई, भूकंप आ गया, किसी भी तरह का कोई डिजास्टर है, नेचुरल डिजास्टर, और उसमें उसको कुछ पैसा मिलता है, कंपनसेशन मिलता है, तो वो एग्जेम्प्ट होता है सेक्शन 10(10)(b)(c) के अंदर। नेक्स्ट इज पेमेंट अंडर VRS। दोस्तों ये VRS हुआ हमारा वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, ये भी हमारा सैलरी से एसोसिएटेड है। अगर कोई एम्प्लॉय अपनी मर्जी से VRS लेता है तो उसको सारा जो भी उसका ग्रेच्युटी और प्रोविडेंट फंड या और जो भी पैसा है वो इकट्ठा मिलता है, तो वो पैसा किन्हीं कंडीशंस के अंदर सेक्शन 10(10)(c) में एग्जेम्प्ट होता है। अब ये कंडीशंस क्या होती हैं, ये हम सैलरी हेड में अलग से पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज सम रिसीव्ड अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। भैया आपने अपना लाइफ इंश्योरेंस कराया हुआ है और वो पॉलिसी पीरियड पूरा होने के बाद या आपकी डेथ होने के बाद आपके नॉमिनीज को विद बोनस जो पैसा मिलता है वो किन्हीं कंडीशंस के संग सेक्शन 10(10)(d) में एग्जेम्प्ट होता है। और ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज भी है, थोड़ा समझना है इसको आपको, क्योंकि ये हमारी भी लाइफ से जुड़ा हुआ है। चाहे हम किसी हेड से इनकम अर्न करें, कुछ करें, ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो कि डिडक्शंस के काम भी आती है और एग्जम्पशंस के काम भी आती है। देखो यहां आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जब हम प्रीमियम जमा करते हैं तो ये बन जाती है डिडक्शन, और जब हमको पैसा मिल रहा है उसका तो ये आ जाता है एग्जम्पशंस में, सेक्शन 10(10)(d) के अंदर। नेक्स्ट इज पेमेंट फ्रॉम स्टेटरी प्रोविडेंट फंड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड। देखिए अगर कोई एम्प्लॉय जहां जॉब करता है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जहां स्टेटरी प्रोविडेंट फंड रखा जाता है, और पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या होता है, इसमें कोई भी आदमी अपना पैसा डिपॉजिट कर सकता है, एक पार्टिकुलर टाइम के बाद उसको वो पैसा वापस मिलता है। तो इन दो तरह के फंड में उसका टाइम पीरियड पूरा होने के बाद जो भी पैसा मिलता है किसी इंडिविजुअल को, वो सेक्शन 10(11) के अंदर एग्जेम्प्ट होता है। यहां आपको ये भी चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, इसका जो कंट्रीब्यूशन है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन या प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन, ये डिडक्शंस के अंदर भी कैलकुलेट होता है। देखिए एक संग आपको दोनों चीजों का फायदा मिल रहा है, एग्जम्पशंस का भी और डिडक्शंस का भी। ये डिडक्शन कहां पर यूज हो रहा है हमारा, जब हम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और यहां पर क्या हो रहा है, जब हमको पेमेंट रिसीव हो रहा है। तो एग्जेम्प्ट है हमारा किस सेक्शन में, सेक्शन 10(11) में। दोस्तों अगला एग्जम्पशन है हमारा पेमेंट फ्रॉम सुकन्या समृद्धि योजना। ये एक गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीम है जो 10 साल से कम उम्र की बच्चों के लिए है। अगर वो उनके पेरेंट्स ये खाता खुला के उसमें पैसे जमा करते हैं और एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्कीम, जब स्कीम खत्म होने के बाद जो पैसा मिलता है वो सेक्शन 10(11)(a) के अंदर पूरा एग्जेम्प्ट होता है। नेक्स्ट इज पेमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, सेक्शन 10(12). जिस तरह मैंने दो फंड आपको पिछले बताए, स्टेटरी प्रोविडेंट फंड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ऐसे ही एक फंड और है ये रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, जिसके अंदर एम्प्लॉय भी कुछ कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉयर भी कुछ कंट्रीब्यूट करता है। तो दोनों तरह के फंड इकट्ठे होने के बाद एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ द एम्प्लॉय जो पैसा मिलता है वो सेक्शन 10(12) के अंदर एग्जेम्प्ट होता है। नेक्स्ट इज हाउस रेंट अलाउंस। ये हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है दोस्तों,
ये किसी भी एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर द्वारा दिया जाता है जो कि उसके किराए के मकान का किराया चुकाने के लिए होता है। ये एक अलाउंस है जो हर महीने एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा एग्जेम्प्ट होता है और कुछ हिस्सा टैक्सेबल होता है। इसलिए यहां पर जो आया हमारा एग्जेम्प्टेड वाला पार्ट आएगा, जिसे हम कहते हैं ये अलाउंस पार्शियली एग्जेम्प्टेड अलाउंस है अंडर सेक्शन 1013A। नेक्स्ट इज नोटिफाइड स्पेशल अलाउंस। देखिए दोस्तों, सैलरी हेड के अंदर बहुत सारे ऐसे अलाउंस पढ़ेंगे हम लोग जिनका कुछ हिस्सा एग्जेम्प्ट होता है और कुछ हिस्सा टैक्सेबल होता है, या पूरा पार्ट उनका एग्जेम्प्ट होता है। तो यहां पर हमने इसको एक पॉइंट दे दिया है, नोटिफाइड स्पेशल अलाउंस अंडर सेक्शन 1014 में। इसकी डिटेल स्टडी हम लोग सैलरी चैप्टर में करेंगे। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, ये इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी जो हम इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा तरह तरह की स्कीम्स में जिन पर हमको इंटरेस्ट मिलता है, वो क्या होते हैं, एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1015। अब ये स्कीम्स क्या होती हैं, कुछ नोटिफाइड सिक्योरिटीज होती हैं, कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड होते हैं, या स्पेशल बियरर बॉन्ड होते हैं, या गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड होते हैं, या कोई भी ऐसे स्पेसिफाइड बॉन्ड जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाइड कर रखे हो कि भाई ये हमारे क्या होंगे, एग्जेम्प्ट होंगे। इसमें साथ साथ और क्या आता है, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। अगर हमने अपना अकाउंट पोस्ट ऑफिस में खुलाया हुआ है तो भाई एक सिंगल एक इंडिविजुअल खाते पे 3500 रुपए तक का ब्याज एग्जेम्प्ट होता है, और अगर हमारा जॉइंट खाता है तो 7000 रुपए तक का ब्याज आता है। तो नोटिफाइड सिक्योरिटीज का इंटरेस्ट हमारा एग्जेम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 1015 में। दोस्तों इसको साथ साथ आप लोग नोट भी करते रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं जो पूरे इनकम टैक्स के अंदर हमारे काम आनी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दोस्तों एजुकेशनल स्कॉलरशिप। यानी अगर किसी बच्चे को एजुकेशनल स्कॉलरशिप मिल रही है हायर स्टडीज के लिए, तो वो उसके पेरेंट्स के लिए एग्जेम्प्ट मानी जाएगी अंडर सेक्शन 1016 में। नेक्स्ट इज डेली अलाउंस टू एमपी एंड एमएलए। देखिए दोस्तों, एमपी और एमएलए की जो सैलरी होती है, जो उन्हें सैलरी मिलती है, वो हम टैक्सेबल करते हैं किसमें, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। लेकिन जो उन्हें अलाउंस मिलते हैं वो हमारे एग्जेम्प्ट होते हैं अंडर सेक्शन 1017 के अंदर। नेक्स्ट इज अवार्ड एंड रिवार्ड। यानी अगर किसी को, किसी इंडिविजुअल को, किसी पर्सन को कोई अवार्ड या रिवार्ड मिल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किसी पब्लिक इंटरेस्ट में, यानी उसको जो अवार्ड दिया गया है उस काम के लिए गया है जो पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो उसको उस इनाम का पूरा पैसा जो भी मिला है वो एग्जेम्प्ट होगा सेक्शन 1017A के अंदर। नेक्स्ट इज पेंशन टू रिसीवर ऑफ गैलेंट्री अवार्ड्स। यानी यहां आपको समझना है जो हमारे शौर्य पुरस्कार होते हैं, जैसे परमवीर चक्र, महावीर चक्र या वीर चक्र, जो उनके विजेता हैं, शौर्य चक्र अवार्डों के विजेता हैं, उनको जो पेंशन मिलती है वो सेक्शन 1018 में एग्जेम्प्ट होती है। साथ ही अगर वो पेंशन उसके किसी फैमिली मेंबर को मिल रही है, यानी उनकी डेथ के बाद उनके किसी फैमिली मेंबर को मिलती है, तो वो भी पेंशन एग्जेम्प्ट मानी जाती है अंडर सेक्शन 1018 में। नेक्स्ट है दोस्तों फैमिली पेंशन विडो और चिल्ड्रन ऑफ आर्म्ड फोर्स। यानी किसी आर्मी के ऑफिसर या आर्मी के सिपाही कि डेथ के बाद उसकी फैमिली को, उसके नॉमिनी को, उसकी वाइफ को या उसके बच्चों को पेंशन मिलती है, तो वो सेक्शन 1019 के अंदर एग्जेम्प्ट होती है। दोस्तों हमारा अगला हेडिंग जो है वो एग्जेम्प्ट है पैलेस ऑफ एक्स रूलर के लिए। अब पैलेस ऑफ एक्स रूलर क्या है कि भाई पुराने जमाने में जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनके कई सारे महल हुआ करते थे। भाई गवर्नमेंट ने वो सब पे जो है अपना कब्जा कर लिया और कहा भाई ये सारे मतलब महलों में से कोई एक आप सेलेक्ट कर लीजिए, उसके ऊपर हम कोई टैक्स नहीं लेंगे, और बाकी जो भी आपका है उससे जो भी आपको इनकम होती है वो टैक्सेबल होगी। तो एक पैलेस चुनने की पावर गवर्नमेंट देता है। ये हम आगे वेल्थ टैक्स में भी पढ़ेंगे इसको और इनकम टैक्स में भी आगे देखेंगे। तो एक पैलेस की एनुअल वैल्यू, देखिए दोस्तों ध्यान रखना,
एक पैलेस की एनुअल वैल्यू एक एक्स रूलर के लिए एग्जैम्प्ट होती है और वो पैलेस उस रूलर की मर्जी का होगा, तो एग्जैम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 10(19)(a) में। नेक्स्ट है दोस्तों इनकम ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। इसको थोड़ा समझेंगे ध्यान से। इनकम ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कुछ खास स्टेट्स, देखिए ध्यान से, कुछ खास स्टेट्स के शेड्यूल्ड ट्राइब की खास इनकम एग्जैम्प्ट होती है। अब इसको मेरे संग संग आप लोग लिखना भी शुरू कीजिए। तो ये खास स्टेट क्या है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और लद्दाख। यानी कौन कौन से स्टेट हमने देखे? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और लद्दाख। इन की इनकम यानी यहां पर रहने वाले शेड्यूल्ड ट्राइब की इनकम एग्जैम्प्ट होती है। अब कौन सी इनकम एग्जैम्प्ट होती है? किसी भी सोर्स की इनकम एग्जैम्प्ट होगी अगर वो इस स्पेसिफाइड एरिया के अंदर है। यानी अगर उसी स्पेसिफाइड एरिया के अंदर कोई शेड्यूल्ड ट्राइब अपनी इनकम अर्न कर रहा है तो वो एग्जैम्प्ट होगी, चाहे किसी भी सोर्स की हो। और नेक्स्ट इज डिविडेंड और इंटरेस्ट। अगर उसको डिविडेंड या इंटरेस्ट मिल रहा है, चाहे वो जहां से भी हो, वो भी क्या होगा? एग्जैम्प्ट होगा। फिर से समझिए इस बात को दोस्तों कि भाई शेड्यूल्ड ट्राइब जो हमने स्टेट डिस्कस करे, उनके शेड्यूल्ड ट्राइब की किसी भी सोर्स की इनकम अगर वो उस स्टेट के अंदर होगी तो वो एग्जैम्प्ट होगी, और डिविडेंड और इंटरेस्ट की इनकम वो किसी भी स्टेट की हो वो भी एग्जैम्प्ट होगी अंडर सेक्शन 10(26). नेक्स्ट इज इनकम ऑफ सिक्किमाइज, यानी सिक्किमी लोगों की इनकम, जो लोग सिक्किम के निवासी हैं, रेजिडेंट हैं जहां के, तो उनकी इनकम एग्जैम्प्ट होती है अंडर सेक्शन 10(26)(a) में। कौन सी इनकम एग्जैम्प्ट होती है दोस्तों? किसी भी सोर्स की इनकम, देखिए ध्यान से, जो हमने 5 हेड डिस्कस करे, किसी भी हेड की इनकम अगर वो सिक्किम के अंदर ही अर्न कर रहा है, देखिए ध्यान से, अगर वो सिक्किम के अंदर ही अर्न कर रहा है किसी भी सोर्स से तो वो एग्जैम्प्ट होगी। और नंबर 2, डिविडेंड या इंटरेस्ट की इनकम वो कहीं से भी अर्न कर रहा है, वो एग्जैम्प्ट होगी अंडर सेक्शन 10(26)(a). नेक्स्ट इनकम इज इनकम ऑफ ए माइनर चाइल्ड। देखिए इसको, ये एग्जैम्प्ट होती है सेक्शन 10(32) में। यानी अगर कोई माइनर है और वो अपने नॉलेज से या अपनी स्किल से कोई इनकम अर्न कर रहा है। आजकल आपने देखा होगा बच्चे बहुत सारे गेम शो में, डांस शो में, सिंगिंग शो में जाते हैं, उससे इनकम अर्न करते हैं। तो जो उन माइनर चाइल्ड की इनकम होती है वो उसके पेरेंट्स की इनकम, यानी या तो फादर की इनकम में या मदर की इनकम में, जिसकी भी इनकम ज्यादा होती है उसकी इनकम में ऐड करा जाता है। लेकिन ये कितने रुपए तक एग्जैम्प्ट होगी? अप टू 1500, यानी 1500 रुपए तक एग्जैम्प्ट होगी और 1500 रुपए के ऊपर टैक्सेबल होगी। ये हुई पार्शियली एग्जैम्प्टेड इनकम अंडर सेक्शन 10(32). नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक और इंडियन कंपनी। देखिए दोस्तों, ये हम अदर सोर्सेज जब हेड पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज, यानी जो सबसे ज्यादा जिसका यूज होगा, और एक इनकम टैक्स के स्टूडेंट को ये बात और इसका सेक्शन मुंह जबानी याद होना चाहिए। यानी डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी और इंडियन कंपनी इज एग्जैम्प्ट अंडर सेक्शन 10(34). सेक्शन भी साथ साथ लिखिए दोस्तों, सेक्शन 10(34). एंड नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम यूनिट्स, यानी अगर हम यूनिट से कोई इनकम अर्न कर रहे हैं तो वो इनकम हमारी क्या होगी? एग्जैम्प्ट अंडर सेक्शन 10(35), बशर्ते ये यूनिट क्या हो? नंबर 1, रिसीव इन रेस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, यानी वो यूनिट्स किसके हैं? किसी म्यूचुअल फंड के हैं, तो वो एग्जैम्प्ट होंगे। ऐसी रिसीव इन रेस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग, कोई स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग के यूनिट्स हैं, वो क्या होंगे? एग्जैम्प्ट होंगे। ऐसी नंबर 3, रेस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफाइड कंपनीज, कुछ स्पेसिफाइड कंपनीज होंगी जिनके लिए वो क्या होंगे? एग्जैम्प्ट होंगे। तो इनकम फ्रॉम यूनिट्स हमारी एग्जैम्प्ट होगी सेक्शन 10(35).
दोस्तों ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनकी इनकम भी एग्जेम्प्ट होती है। कुछ इनकम, कुछ खास इनकम या उनकी सारी ही इनकम एग्जेम्प्ट मानी जाती हैं। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है, तो आपको पता होने चाहिए। मैंने कुछ खास आपके लिए इसमें नोट करा हुआ है जो कॉमन है। जैसे इनकम ऑफ लोकल अथॉरिटीज अंडर सेक्शन 10(20), यानी लोकल अथॉरिटी की कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट होती है? से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और सप्लाई ऑफ वाटर। अगर लोकल अथॉरिटी है, म्यूनिसिपलिटी है या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, वो पानी सप्लाई करता है या बिजली सप्लाई करता है और उससे उसे कोई इनकम होती है, वो भी क्या होती है? एग्जेम्प्ट होती है। ऐसी इनकम ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, कोई साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन अपनी कोई एक्टिविटी के जरिए कुछ इनकम अर्न करती है, तो भी वो क्या होती है? एग्जेम्प्ट सेक्शन 10(21) के अंदर। इनकम ऑफ न्यूज एजेंसी सेक्शन 10(22)(b). इनकम ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग का एसोसिएशन या चार्टर्ड अकाउंटिंग की एसोसिएशन, वो कोई प्रोफेशनल बॉडीज हैं जो कोई ना कोई इनकम अर्न करती हैं, उसकी इनकम सेक्शन 10(23)(a) के अंदर एग्जेम्प्ट होगी। नेक्स्ट इज इनकम ऑफ म्यूचुअल फंड। देखिए म्यूचुअल फंड के जो यूनिट्स की इनकम है वो तो इनकम एग्जेम्प्ट होती थी हमारी सेक्शन 10(35) में, लेकिन अगर म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशन की इनकम की बात करें तो वो सेक्शन 10(23)(d) के अंदर एग्जेम्प्ट होती है। ऐसी और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनकी इनकम्स एग्जेम्प्ट होती हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं आपके: पॉलिटिकल पार्टीज, ट्रेड यूनियंस, यूनिवर्सिटीज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इनकम ऑफ हॉस्पिटल्स एंड इनकम ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी इनकम एग्जेम्प्ट होती है। तो दोस्तों ये चैप्टर एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स, इनके लगभग मैंने सारी एग्जेम्पशंस को कवर करने की कोशिश करी है। आप इन एग्जेम्पशंस को ध्यान से पढ़िएगा, सेक्शन सहित इनको याद रखने की कोशिश करिएगा। इन सब का यूज आगे आने वाले इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल टॉपिक्स में आना ही आना है, और इसके साथ ही ये कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, जब हम कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स करेंगे उस समय भी काम आएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा। धन्यवाद।